आवाज क्लियर है मैम? एक बार चेक किया रही आवाज। ठीक। चलिए चलिए भाई, द स्मार्ट विजन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेशन के आज हम लोग अगली श्रृंखला में चलते हैं। अतीत से अंत तक की जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं उसमें प्रश्नों को। तो सबसे पहले क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है इसमें। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? मतलब कौन सा शासक था जिसने गजनी के अल्पतगीन, भाई कौन शासक था? प्रश्न यही है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी के अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? अच्छा प्रश्न है। कौन था भाई? क्या आनंदपाल था, आनंदपाल था, जयपाल था, भीमदेव था या कामलुक था? कौन ऐसा शासक था जिसने गजनी के शासक अल्पतगीन के खिलाफ उसने क्या बनाया था? एक राजाओं का संगठन बनाया था। ठीक है, क्लियर भाई? दीपमणि पाठक जी गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। कौन सा है भाई? आनंदपाल, जयपाल, भीमदेव, कामलुक। तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर आपका है, राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर जयपाल है। कौन भाई? जयपाल। जयपाल था कौन? ये हिंदू शाही राजवंश का शासक था। कौन था भाई? जयपाल हिंदू शाही राजवंश, हिंदू शाही राजवंश, राजवंश का शासक था जयपाल। इसी के समय क्या है, आक्रमण किया था किसने? अल्पतगीन के दास सुबुक्तगीन ने, और उसी के विरोध इसने क्या किया था? एक गठबंधन बनाया था, एक गठबंधन के रूप में बनाया था। तो राइट आंसर क्या है भाई यहाँ पे? जयपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासकों के प्रारंभ को रेखांकित करती है? मतलब कहने का मतलब कौन सी ऐसी रचना है, कौन सी ऐसी पुस्तक इसमें से है जिसमें मुस्लिम के भारत पर आक्रमण का उल्लेख प्राप्त होता है? मुसलमानों का या मुस्लिम आक्रमण जो थे भारत पे। भैया राधे राधे, राधे राधे सिंह जी, राधे राधे। तो यहाँ पे कौन सी रचना है? क्या रहा भाई? ताजुल मासिर है, तारीख यामनी है, चचनामा है या सियासतनामा है? कौन सी पुस्तक है भाई, इसका बताइए। अच्छा प्रश्न है। क्या रहा भाई? प्रवेश कुमार जी गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। राइट आंसर क्या है? चचनामा। वेरी गुड दीपमणि जी, बहुत अच्छे। दीपमणि जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपमणि पाठक जी। कौन सा आंसर भाई? प्रवेश कुमार जी डी नहीं होगा भाई, डी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? चचनामा। यही चचनामा को एक और नाम से जानते हैं, क्या? फतेहनामा, फतहनामा कहते हैं, फतहनामा। इसी चचनामा को एक और नाम से जाना जाता है, फतहनामा। यही जो चचनामा था, ये चचनामा माना जाता किसने लिखा भाई? मोन्टू शर्मा जी, सी, बिल्कुल बिल्कुल। चचनामा माना जाता किसने लिखा है? ये अज्ञात लेखक की बात होती है, अज्ञात लेखक। यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और इसी पुस्तक में सबसे पहले उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर, भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था।
सिंध पर आक्रमण किया था। कहने का मतलब अरबों का जो आक्रमण का उसका जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है भाई? अविनाश कुमार जी गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। ठीक, कहाँ मिलता है? इसी चचनामा के अंतर्गत मिलता है। रही बात ताजुल मासिर की, बात करते हैं। ताजुल मासिर किसकी पुस्तक है? ये हसन निजामी की पुस्तक है, हसन निजामी। इसमें इल्तुतमिश के समय का उल्लेख मिलता है हसन निजाम ताजुल मासिर में। तारीख यामनी की अगर बात करते, तारीख यामनी लिखा किसने? उतबी ने लिखा है, उतबी। उतबी की पुस्तक क्या है? तारीख यामनी है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आगे बढ़ा जाए। किसी कोई डाउट लगे तो आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी? अब इसमें आपको बताना भाई, इसमें से कौन ऐसा था जिसको एक हाथी प्राप्त हो गई और नागौर की क्या मिल गई? सूबेदारी प्राप्त हो गई, और उसी के बदले उसने जो सिंहासन प्राप्त करना चाहता था उसकी दावेदारी को उसने छोड़ दिया था। तो कौन था भाई? क्योंकि उसने शुरू में विद्रोह किया था। कौन था भाई? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन था? अलाउद्दीन, किस्नू खान, नसरुद्दीन, जलालुद्दीन। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न क्या है, थोड़ा सा आपको फंसाऊ प्रश्न लगते हैं, इन सबको ध्यान में आपको रखना भाई। कौन आंसर है यहाँ पे? प्रवेश कुमार जी क्या आंसर आ रहा है? यश सिंह जी क्या आंसर आ रहा है? अच्छा प्रश्न है, बताइए फटाफट इसका। क्लियर भैया? चलिए मैं बता रहा हूं, डाउट में आ रहे हैं ना। किसलू खान, किसलू खान था जिसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले क्या है? सिंहासन की दावेदारी अपनी त्याग दी थी। ठीक भाई, बी ही सही, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था? अब ये घटना बता रहा है कौन? अमीर खुसरो बता रहा है। अमीर खुसरो बता रहा है कि कौन से ऐसे अरब ज्योतिष था जिसने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या सीखा था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। अबू मासर, याकूब इब्न लैस, अल मसूदी, इब्न हाकल। कौन है भाई? तो ये आया हुआ जीआईसी प्रवक्ता का भी प्रश्न है, जीआईसी प्रवक्ता 2021 का आया हुआ भी प्रश्न है, और इसका जो आंसर क्या है भाई? अबुल मासर, अबू मासर। कौन था? अबू मासर। अबू मासर लगभग 10 वर्ष तक क्या है वाराणसी में रहा और उसने क्या किया? ज्योतिष विद्या को सीखा था। क्लियर भैया? अगर पूछा जाए ज्योतिष विद्या या उसको भारत के प्रमुख पहले संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने वाला कौन मुस्लिम था, तब वहां पे नाम आएगा क्या? किसका नाम आएगा? अल-बरूनी का नाम आएगा भाई, अल-बरूनी का नाम आएगा। लेकिन ये उसके बाद की बात आती है और ये अमीर खुसरो के द्वारा कही गई है भाई। बिट्टू गोयल जी गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। ये अमीर खुसरो के द्वारा कही गई है, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? ए हुआ। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था अपनाई थी, उस बाजार व्यवस्था में किसके अधीन या किसके नियंत्रण में वह बाजार व्यवस्था पूरी तरह से संपादित करता था या लागू किया था? उसकी देखरेख कौन करता था? तो दीवान रियासत, दीवान रिसालत, दीवान इंसा, दीवान अर्ज। भाई इसमें क्या आंसर बन रहा आपका? अच्छा प्रश्न है, इन सब प्रश्नों को आपको ध्यान में जरूर रखना है और 100% आयोग इसी के इर्द गिर्द प्रश्न आपका उठाएगा। क्या आंसर आ रहा भाई? दीवान रियासत, दीवान रिसालत, दीवान इंसा, दीवान अर्ज। 5 का बी। कुछ लोगों के द्वारा बी आ रहा है, कुछ लोगों के द्वारा ए आ रहा है। ठीक है, तो दीपमणि पाठक जी ए आ रहा, अभिषेक अविनाश जी आपका ए आ रहा है। चलिए गुड, वेरी गुड, ए ही आंसर सही होगा भाई, ए ही आंसर सही होगा। दीवान रियासत इस विभाग द्वारा
जब अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी, तो इसी बाजार नियंत्रण प्रणाली में ही इसने एक नए विभाग का गठन किया था जिसको कहा गया दीवान रियासत। और यही दीवान रियासत जो था कि एक वाणिज्य प्रमुख के रूप में था, ये वाणिज्य प्रमुख के रूप में, वाणिज्य प्रधान के रूप में था, और यही क्या है, पूरे बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को देखता था। ठीक भैया। रही बात, अगर हम बात करते हैं दीवान रिसालत की, दीवान रिसालत को माना जाता था कि विदेशी विभाग से जुड़ा था। विदेशी विभाग मतलब किससे संधि करना है, समझौता करना है, इससे संबंधित यह विभाग देखता था। जया जी गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये इससे देखता था। दीवान इंसा की अगर हम बात करते थे, ये शाही पत्राचार का व्यवहार देखता था। पत्राचार, शाही पत्राचार की व्यवस्था को देखता था। कौन देखता था? दीवान इंसा। तो इस शाही पत्राचार विभाग से संबंधित था। दीवान अर्ज दीवान अर्ज की बात करते हैं तो सैन्य विभाग से था, सैन्य विभाग। ठीक भैया। अब तो आंसर क्लियर हो गया होगा, किसी कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। किसी कोई डाउट है भाई? क्लियर हो गया ना? क्या भाई बताइए, आप लोग भी तो कुछ आंसर बताइए। सही है ना, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। जब तक आप लोग बताओगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। यस आर नो तो कुछ लिख सकते हो। सर मैंने एसएसटी फिल किया है, तो कौन से सब्जेक्ट में पेपर होगा? प्रवेश कुमार जी, अगर आपने एलटी में एसएसटी आपने भरा है तो आपको 2 सब्जेक्ट देने होंगे, और दोनों में से जो आपकी तैयारी हो, 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इन चारों सब्जेक्ट में से आपको जो चारों में 2 आपको करना होगा, चाहे जो 2 कर सकते हैं, जिसमें आपकी अच्छी तैयारी हो, वही 2 सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा। ठीक भैया, वही 2 सब्जेक्ट ले लीजिएगा। और अगर आपकी हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री की आपका है, हिस्ट्री, चाहे अक्सर लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसी तीनों में से कोई न कोई जरूर ले लेते हैं। तो आपका अगर जो जिस पे आपकी पकड़ होगी, ठीक भाई, जिस पे आपकी पकड़ होगी वो आप ले सकते हैं, उसको आप वही आप सॉल्व करेंगे। ठीक भैया। दूसरी चीज, अगर आप जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, जो भी अगर आप क्लास लेना चाह रहे हैं हिस्ट्री की, तो हम लोग ऐप पे क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो क्लास है आप ऐप पे ले सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं, थोड़ा सा एक बार आप लोग उस पर जरूर कमेंट लिखिएगा कि क्लास ऐप पे अब स्टार्ट कर दी जा रही है, एक कोर्स नया लॉन्च किया जा रहा है, थोड़ा सा आप बताइएगा। ठीक भैया। अच्छा, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है, कोई बात नहीं। अगर आपकी हिस्ट्री ठीक है, आप जो भी है, अगर आप इच्छा है, आप लेना चाह रहे हैं हिस्ट्री, आप पढ़ना चाह रहे हैं, हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही, तो आप ऐप पे भी जुड़िए, वहां पे हम लोग डिटेल लेकर चलेंगे। ठीक, चलिए फिलहाल प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित सूत्राओं में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? एक नया लोक निर्माण विभाग कहने मतलब क्या है? जो सड़कों को बनाने का, जो निर्माण कार्य से संबंधित जो भी होते हैं सरकार के द्वारा, वो सारी चीजें क्या है, उसी के लिए एक अलग विभाग होती है, लोक निर्माण विभाग। तो किसने शुरू किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने शुरू किया था? आंसर तो फटाफट आ रहे हैं भाई, आंसर फटाफट आ रहे हैं आप लोगों के। क्या भाई, आंसर आ रहा है ना? चलो गुड, वेरी गुड। फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नए विभाग, जिसको पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसने की थी, और इसी के द्वारा इसने बहुत सारे नगरों, पुलों, सड़कों, इन सब का, नहरों तक का भी क्या किया था, निर्माण करवाया था। जिसमें चाहे जौनपुर की बात करें, चाहे फिरोजाबाद करें, फिरोज शाह कोटवाला की बात करें, चाहे नहरों में अगर आप राजवाही की बात करें, उलुग खानी की बात करें, चाहे बहुत सारे बागों का लगवाया था, बहुत सारे पुलों की मरम्मत करवाया था, तो ये इसी विभाग के माध्यम से फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक भैया, क्लियर? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? फिरोज शाह तुगलक। ठीक, जो लोग नए हो, पहली बार क्लास में अगर आप जुड़े हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसके आपको नोटिफिकेशन आपकी क्लास की हमेशा मिलती रहेगी। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न है आपका। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की? भाई, कौन से पदाधिकारी की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने की? प्रश्न आपका यही है। किसके लिए? मूल्य नियंत्रण संबंधी देख रहे। अभी हमने बाजार व्यवस्था को देखा था, तो उसी बाजार व्यवस्था की तरह उस बाजार व्यवस्था के अंतर्गत जो अधिकारी नियुक्त किए गए,
बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने एक नए विभाग की स्थापना की थी, उसको हम लोग दीवान रियासत कहे। लेकिन यहाँ की बात करते हैं तो मूल्य नियंत्रण संबंधी जो उपाय के लिए कौन से पदाधिकारी, जो अधिकारियों का वर्ग नियुक्त किया था वो चीजें। भाई 30 प्रश्न जीएस भी आएगा जया जी, 30 प्रश्न जीएस जी के भी आएगा, और आपको कुल मिला के 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे और 30 प्रश्न आपके क्या होंगे, जीएस के होंगे। कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। और इसमें 2 सब्जेक्ट आपको 120 में आपको 2 सब्जेक्ट लेने होंगे, वो 60 प्रश्न का वो सब्जेक्ट रहेगा, चाहे 4 सब्जेक्ट में चाहे जो आप ले सकते हैं। ठीक है, यही आपका इसमें आयोग के द्वारा जो उसके द्वारा बनाया गया है वो आपका यही है नियमावली उसकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सहनाई मंडी, बरीद और मुनहिम, सराय ए अदल, निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भाई कौन सा आंसर सही आ रहा है, इसका आंसर दीजिए भाई, कौन सा सही आ रहा भाई। क्या आंसर आ रहा भाई, दोनों में वही चीज रहेगा भाई, दोनों में मेंस में तो लिखित आएगा भाई, रिटन होगा आपका, उसमें जीएस नहीं आएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ए होगा। क्या होगा, ए, राइट आंसर ए ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सहनाई मंडी अधिकारी के रूप में था मुनहिन, और सहनाई मंडी क्या था, बाजार व्यवस्था प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, बरीद और मुनहिन क्या थे, ये गुप्तचर थे, जो बाजार में इधर उधर कोई अगर घपलाबाजी चल रही उसको बताने वाले थे। ठीक है, और सराय अदल की बात करते हैं, बाजार का एक प्रकार था, सराय अदल की बात करते हैं तो बाजार का एक प्रकार था, और इसी सराय अदल के अंतर्गत क्या था, 3 प्रकार के बाजारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, घोड़े व्यापारियों का, घोड़े और दासों का व्यापार होता था, अनाज का होता था, वस्त्र का व्यापार, ये आपका इसी अदल के अंतर्गत मिलता था, इसीलिए आपका ए और बी आपका आंसर सही है। ठीक भैया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह किसका कथन है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। मतलब जो अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, पहली चीज ये जान लीजिए। तो इस अलाई दरवाजा को बनाने का कार्य किसने किया था, अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन ने। और इसी अलाई दरवाजे को ये माना जाता है कि अलाई दरवाजा जो था ये जो अलाई दरवाजा जो था, इसी अलाई दरवाजे के विषय में माना जाता है कि यह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार था। किसका, कुतुब मीनार का ये प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक भैया, क्लियर। चलिए, तो राइट इसको कहा किसने था, मार्शल ने कहा था, सर जॉन मार्शल ने इसको कहा था। सी आंसर आपका सही है। इसे सुंदर नग किसने कहा, सर जॉन मार्शल था। और सर जॉन मार्शल जो था वो लॉर्ड कर्जन के समय वह नियुक्त भारत का प्रथम महानिदेशक था, जो पुरातत्व विभाग की देखरेख करता था। और इसी के अधीन, इसी मार्शल के अधीन ही आपके सिंधु सभ्यता या हड़प्पा इन सब की खोज और खुदाई हुई थी। ठीक भैया, चलिए। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था। देखिए प्रश्न का लेवल आज थोड़ा अच्छा रहेगा, और ऐसे ही प्रश्न आपके आयोग के द्वारा बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीटेड भी हैं, पूछे भी गए, कुछ हो सकते हैं नए भी प्रश्न आपके हैं। ठीक है, दोनों मिक्स करके हैं, क्योंकि अक्सर रिपीटेड प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था। किसको दिया था, वल्लभाचार्य को दिया था, माधवाचार्य को दिया था, रामानुजाचार्य को, निम्बकाचार्य। अब इसका बताइए भाई, किसके समय ये, बद्री प्रसाद जी, किसका क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर, ए, वेरी गुड, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो थे,
जब ये वाराणसी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए तो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही ये चले आते हुए हैं विजयनगर आते हैं। विजयनगर विजयनगर आते हैं और जिस समय विजयनगर आते हैं उस समय किसका शासनकाल था? कृष्णदेवराय का शासनकाल था। उस समय विजयनगर के तुलु वंश के शासक कृष्णदेवराय का शासनकाल था और यही कृष्णदेवराय के समय में कुछ समय तक उसके शासनकाल में या उसके दरबार में रहे और इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद पूछा था। इन्होंने किसका संपादन किया था? शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया था और इसी के साथ साथ इनका जो मत था इसे कहते थे पुष्टि मार्ग कहते थे। क्या कहते थे? पुष्टि मार्ग। भक्ति में पुष्टि मार्ग को अपनाते थे। कभी पूछा था पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है? तो वल्लभाचार्य से ही संबंधित है। ठीक भैया, क्लियर हुआ? तो राइट आंसर आपका क्या हुआ यहाँ पे? ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नानकार था, नानकार ये शब्दावली है। ये शब्दावली क्या है? नानकार कौन थे या क्या था ये? इसके विषय में सब पूछा जाता है। के जी बताइए क्या था इसके विषय में? नानकार की अगर बात करते हैं किससे संबंधित है? नानकार जो शब्दावली थी, अगर नानकार की बात करते हैं, यह फारसी शब्द है। फारसी शब्द है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है माफी होती है। माफी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होती है? माफी होती है। अर्थात ये आपसंग कार्य अगर देखेंगे, माफी मतलब जहां पे टैक्स न लगे। तो क्या है भाई? ये करमुक्त भूमि होती थी। क्या होती थी? करमुक्त भूमि होती थी। ठीक भैया? भैया हाई लेवल नहीं है प्रवेश जी, ये विषय है ना। अभी तक हम लोग बस केवल उससे उस तरह हल्के एग्जाम में बैठे। जब आप विषय में आएंगे तो विषय में तो थोड़ा सा गहराई में जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक भैया, क्लियर भैया? तो क्या है, ये तो ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा कि जब विषय आप पढ़ोगे तो विषय में थोड़ा सा गहराई में जरूर जाएंगे। नहीं पता लगा कि वहीं से प्रश्न उठाएगा तो क्या करेंगे आप? तो उन सब चीजों को पकड़ना है ही आपको। ठीक है, ये मध्यकालीन शब्दावली है नानकार। क्लियर? राइट आंसर क्या हुआ भाई इसका? ए, कर मुक्त भूमि। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल 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 भैया, हम भी प्रयास यही करेंगे अच्छा प्रश्न मिले जिससे आपके एग्जाम में हमारा ये प्रयास रहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इसी से मिल जाए। तो क्या दिक्कत है भाई? हम ये गारंटी नहीं ले सकते सब मिल जाएगा, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि इसी के इतना इर्द गिर्द चला जाए जिससे अगर प्रश्न आयोग बनाए, चाहे उसकी व्याख्या से चाहे इसे सेम कॉपी, दोनों में से कोई न कोई मिल जाए। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सूफी संत सांस की योग क्रिया में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है यह भी, और आंसर भी हमको लग रहा प्रश्न देखते ही आप लोगों का आ रहा है। क्या भाई, क्या आंसर आ रहा है? ए, बिल्कुल बिल्कुल, ए एकदम बिल्कुल सही है। सही लाइन पे हैं आप लोग। किसको कहते थे? निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया को और क्या कहा जाता है? महबूब ए इलाही कहा जाता है। महबूब ए इलाही, योगी सिद्ध कहा जाता है। योगी सिद्ध इन्हें कहते हैं। इसके साथ साथ इन्हें और कुछ कहा जाता है। क्या भाई? सुल्तान औलिया भी इन्हें कहा जाता है। क्या? सुल्तान औलिया कहा जाता है। ए औलिया, औलिया भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनकी खानका कहां पर थी? इनकी खानका जो थी या मकबरा भी अगर पूछा जाए तो गयासपुर। मकबरा इनका जो था गयासपुर, दिल्ली। खानका भी यहीं पर पहले थी, दिल्ली में ही। ठीक भैया, ये भी अगर प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर? तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? निजामुद्दीन औलिया। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक कौन थे?
मतलब भगवत गीता पर एक टीका लिखी गई थी और उस टीका का जो नाम था क्या था भाई, भावार्थ दीपिका। उस भावार्थ दीपिका के लेखक कौन था, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, तुकाराम, रामदास। सब महाराष्ट्र के संत हैं, सारे संत जो थे ये कहाँ के हैं, सब महाराष्ट्र के संत हैं। और अच्छा प्रश्न है, और ये कहाँ पे था, किसने लिखा था भाई इसको, डी नहीं भाई, डी नहीं। जय जी सही आपका आंसर। क्या आंसर आ रहा है भाई, आंसर क्या बनेगा, संत ज्ञानेश्वर। कौन है भाई, संत ज्ञानेश्वर। और यही जो संत ज्ञानेश्वर हैं, यही संत ज्ञानेश्वर ने ही महाराष्ट्र में धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो संत ज्ञानेश्वर जो थे ये निर्गुण भक्ति शाखा के थे, निर्गुण भक्ति शाखा के थे, शाखा के थे। और महाराष्ट्र में इन्हें भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। शुरुआत यहाँ पे भाई करते हैं, थ्योरी भी सर बिल्कुल भाई। देखिए हमने आप बताया तो ना आपको कि थ्योरी के लिए जो हम लोग डिटेल क्लास लेंगे वो ऐप पे ले रहे हैं, ठीक है। ऐप स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, ठीक है। आज शाम से स्टार्ट हो जाएगी क्लास, आपको ऐप पे मिलनी शुरू हो जाएगी। तो थ्योरी की हम लोग कोशिश यही करेंगे, जो आने वाली वैकेंसी, आगामी वैकेंसी है, क्योंकि एलटी के लिए हम लोग थ्योरी अब नहीं ले सकते। एलटी का आपका बहुत कम समय है, उसमें हम लोग क्या केवल प्रैक्टिस सेशन ही करा सकते हैं, ठीक है। और कोर्स भी नहीं पूरा होगा। हम क्यों किसी को बेवकूफ़ बनाएं भाई, जो जहाँ जो हम पूरा अच्छे से कर सके, अगर हम आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे तो हम आपको अच्छे तरीके से वहाँ तक अंतिम समय तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ऐप पे आप लोग जाइएगा, ऐप पे आपको क्लास मिलने शुरू हो जाएगी, ठीक है भैया। और जो भी क्लास रहेगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत ज्ञानेश्वर यहाँ पे राइट आंसर हुआ। तो भावार्थ दीपिका पूछा जाता है, भावार्थ दीपिका किसने लिखा है, तो भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वर ने लिखा है। भाई टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन आप कर लेंगे, आपको उसमें मिल जाएगा जब क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक भैया, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, उस बिजी शेड्यूल में समय निकाल के हम लोग उस पर टाइम सेट कर रहे हैं, कर दिए हैं। आज से आपको शाम को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी संत कौन थे। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी संत कौन थे। पहले तो जान लीजिए कि सुहरावर्दी सिलसिला, जो सुहरावर्दी जो सिलसिला था, यह भारत में दूसरा सबसे प्रसिद्ध सिलसिला था, दूसरा लोकप्रिय सिलसिला था। सिलसिला मतलब सूफी संतों की, सूफी का, क्योंकि पहला जो लोकप्रिय माना जाता है वो चिश्ती संप्रदाय का माना जाता है। तो चिश्ती संप्रदाय का सबसे लोकप्रिय माना जाता है भारत में, लेकिन दूसरा लोकप्रिय अगर माना जाता है तो सुहरावर्दी माना जाता है। और इस सुहरावर्दी की जो संस्थापक थे वो शेख शिहाबुद्दीन, क्या कौन थे, शेख शिहाबुद्दीन जो थे वो सुहरावर्दी ये क्या थे, इसके संस्थापक थे। शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी सिलसिले के क्या थे, ये संस्थापक थे, लेकिन भारत के बाहर थे, भारत में नहीं थे, ठीक है। अब ये प्रश्न उठेगा भाई भारत की बात, क्योंकि भारत शब्द दिया है, तो भारत में इसको सबसे ज्यादा किसने किया था, प्रचलित किया था, लोकप्रिय कौन बनाया था, ये प्रश्न पूछा यह गया है। तो क्या आंसर बन रहा भाई इसका, किसने किया था, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। किसने किया था भाई, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। तो आंसर है ना बहाउद्दीन, शेख बहाउद्दीन। अच्छा ये जकारिया शब्द नहीं लगा तो कंफ्यूजन में है, यही इन्हीं को शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। इनका पूरा नाम शेख बहाउद्दीन जकारिया था।
तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा भाई क्या होगा, डी होगा। क्लियर भैया, तो कंफ्यूजन में मत आइएगा। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, 3 प्रश्न आपको यहां से ऐड हुए भाई। अरविंद जी, सॉरी अविनाश सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना आपको कि भारत का सबसे दूसरा लोकप्रिय सिलसिला कौन सा था, सुहरावर्दी सिलसिला था। पहला कौन था, चिश्ती सिलसिला था। इसके बाद क्या है कि सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन थे, तो सुहरावर्दी सिलसिले के जो संस्थापक थे वो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। और भारत में इसको सबसे ज्यादा चर्चित किसने बनाया, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने बनाया। ठीक भैया, किसने बनाया, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने बनाया। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पे विचार करना है, ध्यान में रखना आपको क्या है, क्या विचार करना है। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। रामानंद का जन्म रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में ही हुआ था। प्रश्न आपका ये है। दूसरा कथन है, रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के थे। अब इसमें आपको बताना भाई कौन सा आंसर सही है और कौन सा आपका गलत है। क्या आंसर सही हो रहा भाई यहां पे, रामानंद का जन्म इलाहाबाद में, वल्लभाचार्य का जन्म कहां पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। क्या सही है ये बताना आपको। दूसरा, रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति और संप्रदाय के थे, अलग अलग जाति और संप्रदाय के थे। इसमें क्या आंसर सही आ रहा भाई, इसमें आ रहा है कुछ लोगों का सी, कुछ लोगों का बी। चलिए भाई, हम किस तरफ चलते हैं, हम बी की तरफ चलते हैं। दो ही सही है, पहला गलत है। अब प्रश्न पूछा जाए कि भाई गलत क्यों हुआ। ये इतना लाइन आपकी सही है, यहां तक की लाइन आपकी सही है कि रामानंद का जन्म जो हुआ था कहां पर हुआ था, यहां तक तो सही है, इलाहाबाद में हुआ था। लेकिन जब आप वाराणसी में जाएंगे तो वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में न होकर कहां हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ में हुआ था। बाद में वो वाराणसी आते हैं, बाद में भाई वो वाराणसी आते हैं, वाराणसी में उन्होंने शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण किया था। ठीक है, तो क्या है, तो ये इसीलिए यह लाइन गलत हो गई। लेकिन ये जो लाइन है, रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति और संप्रदाय के थे, यह लाइन सही है। इसी में आपके इन्हीं के रामानंद के शिष्यों में कबीर थे, सेना थे, धन्ना थे, क्या कहते हैं, पीपा थे, कई प्रकार के क्या थे यहाँ पे ये सम्मिलित थे। केरल भाई उनके पिताजी का मूल निवास था, वो लोग केरल से यहाँ आए थे, जन्म की अगर बात करें जन्म यहाँ हुआ था। ठीक है, उनके पिताजी माताजी आगे वहां से दक्षिण भारत से आके बनारस में रह रहे थे। ठीक ना, तो राइट आंसर ये हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में वो कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी। मुगल काल की वह कौन सी इमारत है जो पूर्ण रूप से संगमरमर से बनी थी, तो कौन सी थी। क्या हुमायूं का मकबरा था या अकबर का मकबरा था, क्या था भाई, हुमायूं का मकबरा था, अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, कौन था यहाँ पे। गुड गुड जया जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, अच्छा आंसर आपका है। कौन सही था, डी ही सही है भाई, डी ही सही होगा। क्यों, क्योंकि एतमाउद्दौला का मकबरा। अब एतमाउद्दौला का जो मकबरा था उसको बनवाया किसने था भाई, प्रश्न ये भी तो पूछ लेता है कि बनवाया किसने था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो किसने बनवाया था, एतमाउद्दौला का मकबरा जो था वो जहांगीर के समय नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने आगरा में बनवाया था, आगरा में बनवाया था। और इसीलिए नूरजहां ने आगरा में बनवाया था। नहीं भाई, वाराणसी में नहीं हुआ था दीपमणि पाठक जी, वाराणसी में नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, बल्कि पालन पोषण सब कुछ यहीं रह चुके थे वो। ठीक है, चलिए फिर भी विचार करिएगा एक बार आप भी। ठीक,
जहांगीर के समय नूरजहां ने आगरा में इत्माउद्दौला का मकबरा बनवाया था। ठीक, यही जो स्थापत्य है, ये पहली स्थापत्य है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। पूर्णतः संगमरमर से बनी है। ठीक, अब इसी तरह इसे कहा जाता है या ताजमहल की, अगर देखा जाए ताजमहल का पूर्वगामी के रूप में हो गया, क्योंकि इसके बाद जो बनती है पूर्णतः संगमरमर, तो संगमरमर से तो कौन बनती है भाई? तो बनती है ताजमहल। दूसरी जो बनता है वो पूरी तरह से संगमरमर से ताजमहल बनता है। क्लियर भाई? क्या प्रवेश जी, क्या आपका कंफ्यूजन है? सर वो किसका है, कौन किसका है? आगरा में ताजमहल, अरे भाई वो तो शाहजहां के समय के, जहांगीर के बहुत बाद का समय आ रहा है। मुमताज महल के याद में उसने बनवाया था। ठीक है, ठीक। जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे भाई तब तक कंफ्यूजन रहेगी, तो इसीलिए आपको डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? मतलब जो दूसरी बार वाणिज्यिक अभियान, मतलब पुर्तगाली जब भारत में आए हुए थे तो उसका नेता कौन था? पहली बार कौन आया था? तो पहली बार अगर देखा जाए प्रथम यही था। प्रथम कौन था? वास्को डी गामा था। लेकिन दूसरी बार कौन आया था? दूसरी बार की अगर हम बात करते हैं, दूसरी बार कौन आता भाई? कमलेश सरोज जी, बिल्कुल। दूसरी बार कौन आया था भाई? अगर दूसरी बार की हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्राल ये दूसरी बार आया था। कब आया था? 1500 ईस्वी में आया था। और फिर बाद में यही वास्को डी गामा जो था, यही वास्को डी गामा जो था 1502 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में यही वास्को डी गामा क्या था? ये दूसरी बार आया। और फिर 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा आया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था, और माना जाता है एक बार गवर्नर के रूप में आया था, और यहीं पे 1524 में उसकी कोचीन में मृत्यु हो जाती है। ठीक भैया? क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेशवा वंश की स्थापना की। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपकी निगाहों नजरों में हमेशा गुजरे हुए रहते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते, और इसी जब एग्जाम उस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो क्या है, गड़बड़ हो जाते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, पेशवा वंश की स्थापना की कौन किया था? शिवाजी ने किया था, बालाजी द्वितीय ने किया था, बालाजी विश्वनाथ किया था, बालाजी बाजीराव ने किया था। इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है भाई आपका, पेशवा वंश की स्थापना, पद की स्थापना नहीं, यहां वंश की स्थापना पूछा गया है। पेशवा पद अलग होगा, लेकिन जब एक पेशवाओं की वंशावली चलने लगी, मतलब पैतृक जो वंशावली चलने लगी, प्रश्न उसका आपका वहां से है। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान में रख के आंसर देना भाई। समझ रहे हैं ना हमारी बात? अब क्लियर हो रहा है ना? तो क्या आंसर बन रहा भाई? तो आपको पता होगा, जब घटना बताए जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम नाम था, मूल नाम बहादुर शाह प्रथम नाम से वो क्या बनता है? अगला मुगल बादशाह बनता है। जब वो मुगल बादशाह बनता है तो उसी समय 1708 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में उसने क्या किया? जब बनने के बाद भाई ये वह लोगों से अपना जो क्या कहते हैं राजनीतिक संबंध स्थापित करना चाहा, तो वहीं से क्या था, इसने मराठों की तरफ ध्यान दिया। और उसी के पहले औरंगजेब के समय संभाजी का पुत्र साहू जी को कैद कर लिया गया था, और साहू जी को इसने क्या किया? छोड़ दिया। जब साहू जी को छोड़ दिया, उसी समय साहू जी, मराठों का शासन किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। यही से विवाद होना शुरू हो जाता है जब साहू वहां पे जाता है।
क्योंकि साहू छत्रपति अपने को मानता है और यहीं से विवाद होना शुरू होता है। और उसका साथ देता है, साहू का साथ देता है बालाजी विश्वनाथ देता है। कौन देता है? बालाजी विश्वनाथ देता है। और 1713 ईस्वी में वह क्या होता है, जब छत्रपति के रूप में बैठा, गद्दी पर बैठता है, तो उसी के बाद तब इसको बना दिया, अपना बना देता है पेशवा। यहीं से पेशवाओं की वंशावली प्रारंभ हो जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ भाई? सी। इसके पहले शिवाजी के समय पेशवाओं का पद था, जरूरी नहीं था कि उसी वंश के लोग अगला बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन इसमें यही था। इसी के बाद देखिए दूसरा जो था बाजीराव प्रथम क्या बन जाता है, ये। क्लियर भाई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, बखर क्या है? बखर, कुछ शब्दावलियां हैं। वखर क्या है? यह इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है, गुप्तचरों की सूचना संबंधित है, राजकीय घोषणाएं हैं, ये विदेशी समाचार पत्र है। बखर से संबंधित बखर क्या है, इसको बताइए। अच्छा प्रश्न है भाई। बखर शब्द क्या आंसर आ रहा भाई? कुछ लोगों का बी, कुछ लोगों का ए, कुछ लोगों का सी। बिल्कुल बिल्कुल दीप मनी पाठक जी, आप सही चल रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है और अच्छा लगता है। ठीक है, तो बखर क्या था? यह एक मराठी शब्द है, मराठी शब्द है। और मराठी में, मराठी गद्य में, गद्य भाषा में, गद्य में कथाओं का वर्णनात्मक संकलन होता है, इसे ही बखर कहते हैं। ठीक भैया, इसे ही बखर कहा जाता है। क्लियर? तो ये मराठी शब्द है, कहने मतलब इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन हो गए। कहने मतलब जो मराठी गद्य के रूप में उस समय परिस्थिति में जो इतिहास की तरह लिखा जाए, जो कथा के रूप में लिखा गया हो, वही क्या हो गया, उसी का कहा गया, वखर कहा गया। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे। पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया? पतदाम, पहले तो चीजें ध्यान रखिएगा। नीलम सिंह जी गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। जो नए लोग हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं बता रहा हूं कि हम लोग ऐप पे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से आपकी ऐप पे क्लास पढ़नी शुरू, ऐप पे क्लास लेंगे। जिसको डिटेल में क्लास अच्छी तरीके से पढ़नी है वो आके वहां पे परचेस कर सकता है, ले सकता है क्लास। ठीक भैया, पेशवाओं ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया था? पतदाम क्या था? विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज पर। किस पर लगाया था भाई? ए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा प्रश्न है, जीआईसी प्रवक्ता का ये प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और उस समय कठिन प्रश्नों में गिना जाता था। उस समय क्या है, ये सब कठिन प्रश्नों में गिना जाता था। और ऐसा नहीं कि इतिहास किसी बुक से बाहर है। जब आप आधुनिक भारत की बीएल ग्रोवर, इन सब पुस्तकों को आप पढ़ते हैं, सब चीजें उसमें मिलती हैं। बस क्या, बस लोग नजरों से हटते हैं, नजरों से उस पर ध्यान नहीं रखते, हट जाते हैं, उसको पढ़ते नहीं, इसीलिए गलतियां होती हैं। बहुत सारे लोगों का उस समय गलत हुआ था। ठीक है, तो क्या था, विधवा पुनर्विवाह संबंधित था। तो मराठों में एक प्रकार का कर लगता था जो विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए लगाया जाता, उसमें जब विधवाओं का पुनर्विवाह होता था उसको टैक्स देना होता था। ठीक है, उसी को नाम दिया गया पतदाम। क्या नाम दिया गया भाई? पतदाम। क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भाई क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, करिए व्यवस्थित 1857 की घटनाओं को। अब आपको ध्यान में रखना कौन कौन सी घटना है। पहले लखनऊ का विद्रोह, बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र के रूप में आश्वासन, मैनपुरी एटा सैनिकों का विद्रोह, झांसी की रानी की मृत्यु। प्रश्न आपका यही, अब इसके अकॉर्डिंग उठाइए। अच्छा प्रश्न है। अब ये सब प्रश्न अगर आपके गलत होंगे तो समझ लीजिए सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि सब आप पढ़े हैं, ऐसा नहीं इसमें कोई एक पॉइंट न पढ़े हो। ये गलत नहीं होने चाहिए भाई। अब देखते हैं कितने लोग इसको सही कर लेते हैं।
क्या आंसर आ रहा है भाई? जैसे जब हम बात करते हैं बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोह के नाममात्र नेतृत्व का आश्वासन की बात करते हैं, तो ये घटना कब हुई होगी? जब आपको इसके पहले की घटना पता होगी तो ये वाली घटना अपने आप ऐड हो जाएगी। क्योंकि 10 मई 1857 को जब सैनिकों ने मेरठ पर कब्जा करके विद्रोह करके दिल्ली की तरफ गए तो 11 मई को पहुंचे। तो ये घटना कब हो गई? ये 11 मई हुई, 11 मई 1857 ईस्वी को। ठीक भाई। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं लखनऊ विद्रोह कब हुआ था? लखनऊ बेगम हजरत महल ने कब विद्रोह प्रारंभ किया था? मुख्य रूप से माना जाता है 30 मई 1857। मैनपुरी, एटा, इन सब पे अगर बात करते हैं, इन सब पे अगर हम बात करते हैं तो 22 मई 1857। 1857 को मैनपुरी, एटा, इन सब में स्थानों पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। दूसरी बात, झांसी की रानी की मृत्यु की अगर हम बात देखें भाई, इनकी मृत्यु किस समय कब हुई थी? बहुत लास्ट में हुई थी। इनकी मृत्यु 58 में हुई थी, तो बहुत लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया था। और जून 1858। अब आंसर आपका क्या बना भाई? अब मिला लीजिए फटाफट, क्या आंसर बन रहा है? तो सबसे पहले कौन सी घटना होगी? बी होगी। बी को उठा लीजिए, बी एक में ही आपका बी आंसर सही है। बी का बी ही सही हो गया। सी कहाँ होगा भाई? प्रीति जी, सी कहाँ होगा? ऑलरेडी बी बना दिया हम तो, आंसर बता दिए ना आप। क्या बी, फिर उसके बाद क्या है? सी, फिर ए, फिर डी। ठीक भैया, राइट आंसर बी ही होगा। अब दिख गया ना? चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? मतलब कौन सा शासक था जिसने यहां पर कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की मुझ में इच्छा अब नहीं रही? कौन था भाई? बद्री प्रसाद जी बताइए। अच्छा, सी, दीपमणि जी, सी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, लाइन आपकी बहुत सही चल रही है। ठीक भाई, कौन था? यही बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन था? ये मुगल बादशाह था। क्योंकि अंग्रेजों ने इसको इस तरह दबा दिया था कि ऊब चुका था शासन करने की। भाई इनको पेंशन के रूप में रख दिया गया था, अंग्रेजों का पेंशनर बन गए थे, बस किसी तरह खर्चा बर्चा इनका चल रहा था। ठीक है, और इनको क्या है, दिल्ली के लाल किले तक सीमित रख दिया गया। तो कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि जब 1857 की विद्रोह हुआ था तो इनको कहां से कैद किया गया था? तो इनको कैद कहां से किया गया था? हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे में इनको पकड़ा गया था, वहां पे पड़े हुए थे। हुमायूं के मकबरे से इनको उठाया गया था भाई। ठीक है। दूसरी चीज, इनको जब बंदी बनाया गया उसी के बाद इनको भेज दिया गया रंगून, जहां पे 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो कहा जाता है कौन से मुगल बादशाह था जिसका मकबरा भारत से बाहर है? भारत से बाहर किन किन, वर्तमान में अगर देखा जाए तो 3 मुगल बादशाह आते हैं। 3 मुगल बादशाहों का मकबरा भारत से बाहर है। किसका किसका है? एक तो इनका हो ही गया जो म्यांमार चले गए, रंगून। एक बाबर का है जो वर्तमान में काबुल चला गया था, पहले आगरा में था, आगरा से काबुल पहुंचा दिया गया। एक लाहौर का है जो लाहौर के सहदरा में है, मतलब सॉरी जहांगीर का है जो लाहौर के सहदरा में है। ठीक है, तो 3 ऐसे मुगल बादशाह है जिनका भारत से बाहर है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? भाई ब्रिटिश काल में कौन सा ऐसा एक्ट आया और उसमें एक्ट में कौन सी धारा थी जो सामाजिक एवं धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध थी? कौन सी थी भाई? चार्टर एक्ट 1800 एक्ट की धारा 19, 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 27, 1833 चार्टर एक्ट धारा 87, 1833 चार्टर एक्ट की धारा 67। इसका बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बद्री प्रसाद जी सी, दीपमणि पाठक जी सी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छे। 1833 की चार्टर एक्ट की धारा 87। ठीक है, इसी में क्या है, धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव की जो बात की गई थी उस पर क्या किया था, निषेध किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में धर्म सभा
का संस्थापक कौन था? एक संस्था थी धर्म सभा, इसका संस्थापक कौन था बंगाल में? राजाराम मोहन राय, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर और कौन भाई? केशव चंद्र सेन। इसमें से कौन था? कौन था भाई? क्या आंसर आ रहा है? राधाकांत देव, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, राधाकांत देव। राइट आंसर क्या इसका बना भाई? मतलब कब किए थे? 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में इन्होंने धर्मसभा की स्थापना किया था। और यही धर्मसभा, कभी पूछा जाता है कि सती प्रथा का पक्ष किसने लिया था? जब राजा राम मोहन राय जो थे, ये लोग सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक से आग्रह करते हैं कि एक नया कानून बनाया जाए इसके प्रतिबंध लगाने के लिए। और विलियम बेंटिंक जब एक्टिव होता है, उस पर जांच करता है, उस पर कानून बनाने की बात जब चर्चा में आने लगती है, वहीं से इस सभा के द्वारा उसका विरोध किया गया। कहने का मतलब राधाकांत देव ने विरोध किया। वो ये मानते थे कि तो हमारे धर्म की बात है, जब हमारे धर्म की बात है तो धर्म से हम अलग कैसे जाएंगे? ठीक है, तो धार्मिक रूप से जोड़कर इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। और लेकिन लास्ट में आपको पता है 1829 में 4 दिसंबर 1829 में वो नियम 17 के तहत सती प्रथा क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ यहाँ पे? राधाकांत देव। ठीक है, तो यहां से अगर पूछा भी जाए तो सती प्रथा का समर्थन किसने किया था? सती प्रथा कानून कर दीजिए, कानून का विरोध किसने किया था? विरोध तो इन्होंने ही किया था। या आप कह सकते सती प्रथा का समर्थन, या कैसे सती प्रथा कानून का विरोध, इन्होंने ही किया था। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि भारत भारतीयों के लिए है। और इन्होंने एक हिंट और आपको दे रहा हूं, इन्होंने ही पहली बार स्वराज की बात की थी। पहली बार इन्होंने हिंदी की बात की थी कि भाषा जो हिंदी माध्यम हो, हिंदी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, किसने शुरुआत किया था? तो सबको पता होगा इसके, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो भारत भारतीयों के लिए है, सबसे पहले इन्होंने ही कहा था। ठीक है, क्लियर भाई? एनी बेसेंट ने इसी के ऊपर कहा था। एनी बेसेंट का भी एक कथन आता है कि स्वामी दयानंद पहले सरस्वती हैं जिन्होंने यह कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। एनी बेसेंट ने भी यह कहा है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, या लाला लाजपत राय ने की थी? और कब की थी? प्रश्न ये भी आता है भाई, कब की थी? अगर कोई संस्था की स्थापना हुई तो कब हुई? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। देखिए आंसर आपका क्या है? ए ही है, ए आंसर है, सर सैयद अहमद खान। इन्हीं के साथ साथ एक व्यक्ति और जुड़े थे, वो काशी के राजा थे जिनका नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद, ठीक ना? इन्होंने भी इसकी इन्होंने भी क्या किया था? इनका सहयोग किया था। और ये स्थापित कब हुई थी? 1888 ईस्वी में। इसका मेन काम, ये कांग्रेस के विरोध करती थी, कांग्रेस का विरोध करती थी। यह उस समय स्थापित हुई थी जब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। उसी के बाद एक व्यक्ति का नाम आता, आपका क्या है उसमें, इसने क्या कहते हैं कि जाके गवर्नर जनरल से मुलाकात किया सर सैयद अहमद खान ने, और कांग्रेस के विरोध में, ये हमेशा कांग्रेस के विरोध ही रहे। ठीक है, लेकिन एक चीज और था, मुसलमानों के लिए जो शिक्षा प्रणाली थी, जैसे राजा राम मोहन राय ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में आधुनिकता की बात की थी, उसी तरह इन्होंने मुसलमानों के लिए भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात की थी। ठीक है, तो उसी समय था। तो इसमें कौन था? सर सैयद अहमद खान। तो कांग्रेस का ये विरोध करने के, कांग्रेस के विपक्ष में ये क्या की गई थी? एक संस्था गठित की गई थी
जहां जहां कांग्रेस अपना प्रचार करते हुए जा रहे थे उसका ये विरोध कर रहे थे। ठीक भैया, क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी सर सैयद अहमद खान से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कहाँ से संप्रदाय उठता है, कौन से इन्होंने विद्यालय की शिक्षा में इनका क्या योगदान था, इन्होंने संप्रदायवाद को कैसे बढ़ाया, हिंदू मुस्लिम को जो दूरी बनाया, तो कहाँ से इनका कितना रोल था, बाद में इसी के ऊपर पृष्ठभूमि जिन्ना ने बनाया। इन सब की चर्चा हम लोग अपने क्लास में ही करेंगे, डिटेल क्लास में। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया? भाई कौन सा एक्ट था? लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध किया? देखिए कानून पारित अलग हुआ, पारित तो अलग होता है, पारित हुआ भाई 26 जुलाई 1856 को, लेकिन उसको पहली बार वैध कब माने कि नहीं विधवा पुनर्विवाह जो है वैध माना जाए, कानून तो बाद में बना। तो किस एक्ट के द्वारा इसने किया था? शुरुआत में लॉर्ड डलहौजी ने, तो डलहौजी का कार्यकाल समझ लीजिए, उसी के बीच की कहानी होगी, उससे ज्यादा बाहर तो जाना नहीं है। तो अगर देखा जाए सारे ऑप्शन उसके कार्यकाल के बीच में ही हैं, तो सबसे लास्ट में कौन सा है? 1855। इसी एक्ट के द्वारा उसने क्या किया था? इसको वैध घोषित किया था। ठीक भाई, उसी अधिनियम के द्वारा उसने क्या किया था? वैध घोषित किया था। और बाद में 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक एक्ट के रूप में पारित होकर आता है। डेट भी पूछी जाती है, कब? 26 जुलाई 1856। अगर पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए कि भाई सती प्रथा किस डेट को अधिनियम के रूप में पारित हुआ था सती प्रथा के विरोध के लिए, तो 4 दिसंबर। तो इन सब पे थोड़ा सा डेट भी ध्यान में आपको रख के चलना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? भाई नहीं है, नहीं है, आपको देखना है कौन नहीं है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, अभी इसकी हम बात किए ही, इसमें तो अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, ऑलरेडी क्या है, ये सुमेलित ही है। जो लोग नए हैं क्लास को शेयर कर दे, लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे जो भी क्लासेज हैं आपको आगे क्या है मिलती रहेंगी। सारी क्लासेज आपकी जो भी नोटिफिकेशन आप पे जाता रहेगा, तो आपको फिर प्रैक्टिस सेशन में हम लोग इस तरह जुड़ते रहेंगे। ठीक भैया। यंग बंग आंदोलन, यंग बंग आंदोलन संबंधित कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो, ये भी सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, क्या ज्योतिबा फुले थे? थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकाट। तो ये आपका क्या है? सी ही सुमेलित नहीं है। इसके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? सी। सी आपका सुमेलित नहीं है। 1920 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था, उसकी स्थापना किया था। ठीक, बाकी और अन्य जो है वो सुमेलित है। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? सूर्यास्त कानून है, सूर्यास्त कानून क्या था? पहले प्रश्न ये पूछा जाता है भाई सूर्यास्त कानून क्या है? कौन सा ऐसा कानून है जो सूर्यास्त के बाद ही, सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के पहले लगा होगा? बी आंसर, बी आ रहा भाई, बी आ रहा, तो आप लोगों का आंसर आ रहा है तो भाई बिल्कुल सही आ रहा होगा। अनुमान हम यही लगा के चलेंगे, गलत नहीं आएगा। क्या आ रहा है भाई? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त सही है। किसके समय में आया था? कार्नवालिस के समय में। कार्नवालिस के समय, कार्नवालिस ने जब 1793 ईस्वी को, सृष्टि सरोजी गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। ठीक है, कार्नवालिस ने जब 1793 ईस्वी को अपने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जब लागू किया था, उसी के एक वर्ष बाद मतलब 1794 ईस्वी में, स्थायी बंदोबस्त इसी को क्या कहते हैं? जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था भी यही थी, बिशलदेव व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था भी यही थी। ठीक है, तो इसी व्यवस्था के अंतर्गत एक नियम निर्धारित किया गया कि जो जमींदार को नीलाम के रूप में खेत या भू राजस्व वसूलने को दिया गया है, वह जमींदार जो डेट निश्चित की जाएगी उस डेट के सूर्य अस्त होने के पहले ही क्या करें, पूरी भू राजस्व जमा कर देगा सरकारी खजाने में। ये वहां पे निर्धारित किया गया और उसी व्यवस्था को क्या कहा गया? सूर्यास्त कानून। सूर्य अस्त पहले होने तक जो भू राजस्व है वो सरकारी कोष में जमा हो जाना चाहिए। ठीक भैया, तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ?
बी। अब क्लियर हुआ सूर्यास्त कानून क्या था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। भाई ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। किसने की थी भाई। महात्मा गांधी ने, एन.एम. जोशी ने, दादा भाई नौरोजी ने, पारसी कावसजी, नाना भाई दभार ने। किसने किया था। प्रवेश जी का डी आ रहा है, मनोज कुमार जी बी आ रहा है। प्रवेश जी थोड़ा सा अब आपको अभी मेहनत करने की जरूरत है, हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक भैया। तो उसके लिए आपको डिटेल पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या है भाई, सही है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है भैया, महात्मा गांधी आंसर सही है। और इन्होंने कब इसकी स्थापना किया था, 1925 में। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, ग्रामीण स्तर तक हथकरघा उद्योग को बढ़ाना था, उद्योग को बढ़ाना था, हथकरघा उद्योग को क्या करना भाई, बढ़ाना था। चलिए भाई गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत जल्दी आज आप एंट्री कर गए, क्या बात है। लग रहा है कि आप लोग रसगुल्ला ही खा रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ भाई, महात्मा गांधी, ठीक। रॉन्ग आंसर क्या भाई प्रवेश कुमार जी, क्या रॉन्ग है, आपका रॉन्ग है कि हमारा रॉन्ग है, पहले ये बता दीजिए, थोड़ा क्लियर तो हो जाए। चलिए ठीक है, जो भी है आप एक बार देख लीजिए, राइट आंसर आपका यही है, ठीक भैया। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी। भाई भारत में स्त्रियों की शिक्षा की बात की गई, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। नहीं भाई लेट शुरू कहाँ हुई, 12:45 बजे के आसपास शुरू हुई, 10-15 मिनट हुए, 12:30 से मतलब 10-15 मिनट लेट था, बाकी उस टाइम पे ही था भाई। चलिए कोई बात नहीं। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी, प्रश्न बहुत अच्छा है भाई। किसने दी थी, लॉर्ड डलहौजी ने दी थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दी थी, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने दी थी, एलन बरो ने दी थी। इसका मतलब क्या, इसके पहले भारत में स्त्रियों की शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, ऐसा था क्या, नहीं। मेन चीज क्या है, जो एक नियम के रूप में बनकर आता है, कब, डलहौजी के समय में, डलहौजी राइट आंसर यही है। और वो कौन सा नियम था, जब आप पढ़ेंगे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 का क्या है, उद्घोषणा पत्र, घोषणा पत्र 1854 का उद्घोषणा पत्र था। और इसी में महिलाओं के भी शिक्षा की बात की गई थी, कहने के नियम के रूप में इसी समय बन गया था। उस समय कार्यकाल किसका था, लॉर्ड डलहौजी का था, ठीक भैया। तो उद्घोषणा पत्र, क्योंकि जो भी नियम कानून बनेंगे वो बिना गवर्नर जनरल या वायसराय की अनुमति से यहाँ से बन के ब्रिटेन नहीं जाएंगे भाई, यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा, तभी उसी के आधार पर कुछ संशोधन या उसी तरह कुछ चीजें बना के भेजी जाती हैं। इसीलिए क्या लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इसमें उस पर ध्यान दिया था, ठीक भैया। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, 1854 के गुड़ घोषणा पत्र में महिलाओं को क्या दिया गया था, शिक्षा का अधिकार दे दिया गया था, पहली बात, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, ये सब सिंपल सा, ये सब हलवा प्रश्न है आप लोगों के लिए, है ना भाई, ये सब आप लोगों के लिए हलवा प्रश्न है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। तो पहले चीज तो ये जान लीजिए कि पृथक निर्वाचन मंडल पहले कब आया था, अगर ये चीज ध्यान होगा कब आया था, ये 1909 में ईस्वी में मिंटो मार्ले सुधार में आया था, मिंटो मार्ले सुधार में इसको लाया गया था, ठीक है, 1909 में। और इसी में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। और इसी कारण क्या है, यहाँ पे अब यहीं से मुस्लिम लीग जो थी वो हमेशा मुसलमानों के एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल की डिमांड कर रही थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस मना कर रही थी। लेकिन जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर एक साथ आते हैं, और उसी समय क्या था, यहां पर उसी समझौते में, इसको कहते हैं
लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, कांग्रेस लीग समझौता कहा जाता है। और उसी समझौते में पहली बार मुस्लिम कांग्रेस ने निर्वाचक मंडल को पृथक रूप से मुसलमानों के लिए स्वीकार कर लिया। ये माना जाता है जब आप कभी कभी आप अगर मान लीजिए, हाँ एक चीज और, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान देते हैं, अगर पूछ लिया जाता है कि भारत के विभाजन में कांग्रेस कहां तक उत्तरदायी है, अगर ये प्रश्न उठ गया कि भारत के विभाजन में कांग्रेस कहां तक उत्तरदायी है, तब आप इस चीज को जरूर डालेंगे कि जब 1909 का मिंटो मार्ले सुधार आया, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई, तो उस समय क्या किया गया, उस समय कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध के बैठी थी, चुपचाप। अगर बंगाल विभाजन की तरह इसका भी विरोध किया गया होता तो शायद कुछ परिणाम अलग होते। दूसरी चीज, ये तो घटना उस तो चुपचाप बैठी ही थी, लेकिन 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन होता है, उस पर उसने क्या किया, एक मुहर लगा दी। सबसे बड़ी भूल यहीं से मानी जाती है कांग्रेस की। और इसी के बाद जब तक हिंदू मुस्लिम एकता की कहानी चलती है तो ठीक है, लेकिन उसी के बाद जब अलग होते हैं तब वो उससे नीचे समझौता नहीं करते, उसके नीचे फिर समझौता करने को मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है भाई, ठीक भैया, कांग्रेस की बहुत बड़ी मिस्टेक यही मानी जाती है। फिलहाल जब हम लोग कभी मेंस के पर्पस पे ध्यान देंगे तो इन सब चीजों को और तब डिटेल करेंगे, कैसे लिंक करके हमको चलना है। मेंस के लिए भाई आपको कहानी के साथ साथ लिंक करना पड़ता है, तो आज वहां पे उस तरह हम चर्चा नहीं कर सकते। तो राइट आंसर आपका क्या भाई, लखनऊ समझौता। कांग्रेस का लीग का लखनऊ समझौता वही 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा कर हेतु अभय कपाट, अभय कपाट इसी कहते हैं सुरक्षा वाल्व, सुरक्षा वाल्व मतलब एक सुरक्षा वाल्व की तरह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सृष्टि जी गुड आफ्टरनून, भैया गुड आफ्टरनून। क्या भाई, यह एक सुरक्षा वाल्व की तरह है, सुरक्षा वाल्व की तरह है। क्या अभय कपाट किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था इसको, लाला लाजपत राय ने कहा था। और भीख मांगने की संस्था किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अभय कपाट या सुरक्षा वाल्व की बात किसने किया, लाला लाजपत राय ने। और भीख मांगने की बेंगी इंस्टीट्यूट की बात अगर किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, क्योंकि वो उस पर आरोप लगाते हैं प्रार्थना याचना और क्या कहते हैं भीख मांगने की संस्था के रूप में। ठीक है, कांग्रेस ऐसा करती है, ये आरोप लगाए थे। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, ए सही हुआ। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार सजाइए। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सब सजा सकते हैं इसको। क्या अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत। देखिए इन सबके भी प्रश्न आप इस तरह के आपके आते हैं और आते रहेंगे भाई, प्रश्न आते रहेंगे, लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या था भाई, तो सबसे पहले हम अभिनव भारत की बात करते हैं। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी, 1904 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे गदर पार्टी की देते हैं 1913 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं युगांतर पार्टी की, अगर हम बात करते हैं युगांतर पार्टी की 1906 में हुई थी। और अनुशीलन समिति की बात करते हैं 1907 में हुई थी, 1907। अब क्रम बैठा लीजिए, यही हुआ था ना, अब इसी को आप क्रम में बैठा लीजिए। क्या था भाई, पहले आप 4 से उठा लीजिए, 4 से स्टार्ट करेंगे तो आपका डी आंसर बनेगा, डी बेट आंसर। राइट आंसर क्या होगा भाई, डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल डी ही होगा, राइट आंसर डी, बिल्कुल क्लियर भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया या किसने किया था। एक प्रश्न आपका ये हो गया, 1885 में क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन। तो इसको एक प्रश्न आपको ये याद हो गया, दूसरा प्रश्न आपको ये ध्यान में होगा कि किसने किया था। तो ध्यान रखना, प्रश्न में ही प्रश्न निकल जाते हैं, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना भाई। क्या आंसर बन सकता है, तो 34 का क्या है, एस.एन. बनर्जी है, आनंद मोहन बोस है, पी आनंद चार्लू है, एम.बी. रघुवाचारी हैं, कौन थे।
कौन थे भाई? अरे प्रभु कहाँ जा रहे हो? हाँ, डी आंसर आएगा। केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता। देखिए फिरोज शाह मेहता दूसरी जगह है, दो जगह पे है। तो केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता ने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गठन किया था। इसमें एक और व्यक्ति जुड़ते हैं, कौन जुड़ता है? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भी से जुड़े हुए थे। ये भी अगर पूछा जाए तो ये भी आप ध्यान रखिए, बदरुद्दीन तैयब जी भी इसी से जुड़े हुए थे। और इसी में, इसीलिए इन लोगों को क्या कहते थे? त्रिमूर्ति कहते थे। क्या कहते थे भाई इन तीनों को? इन तीनों जो थे, इन तीनों को बंबई का त्रिमूर्ति कहते थे, त्रिमूर्ति कहा जाता था। और फिरोज शाह मेहता जो है उनका तो जान ही रहे हैं कांग्रेस में उनका कितना वर्चस्व था। कभी कभी पूछा जाता है कि मेहता कांग्रेस किसे कहा जाता है। एक प्रश्न आपको मैं अलग से बता दे रहा हूं कि मेहता कांग्रेस, मेहता ये पूछा गया प्रश्न है, कांग्रेस किसे कहते हैं? अब बताओ भाई मेहता कांग्रेस किसे कहते हैं? हम भी पहली बार जब प्रश्न देखे बहुत कंफ्यूज हो गए भाई, ये पहली बार हमने पाया कि मेहता कांग्रेस क्या है। लोक सेवा आयोग ने पूछा प्रश्न था, फिर बाद में हमने एक शेखर बंदोपाध्याय की जब पुस्तक पढ़ा तो उस बुक में मिल गया, सेम लाइन वही मिल गई। उसको मेहता कांग्रेस किसको कहा गया? वो कहा गया 1908 ईस्वी को। जो 1908 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसको मेहता कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसी मेहता का पूरी तरह से इस पर क्या था? प्रभाव था। मेहता का पूरी तरह से इस पर क्या था? प्रभाव बना हुआ था। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या बन गया यहाँ पे? इसके अकॉर्डिंग केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता। तो कुछ प्रश्न आपको अलग से भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखते हैं। इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी, ये भी भाई अच्छा प्रश्न है। अब फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, लाला हरदयाल ने, भिकाजी कामा ने, या A.O. ह्यूम ने? किसने किया था भाई? भिकाजी कामा को रखिएगा। कई लोग इससे जुड़े हुए थे लेकिन यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भिकाजी कामा ही है इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या था? दादा भाई नौरोजी नहीं जुड़े थे भाई इसमें। नहीं 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 भाई, दादा भाई नौरोजी नहीं जुड़े थे भाई नीरम सिंह जी इससे। ठीक है, तो फ्री इंडिया सोसाइटी की बात इसमें मुख्य रूप से कौन थे? भिकाजी कामा थी। भिकाजी कामा को मदर ऑफ रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने माना जाता है, इन्होंने ही जर्मनी की स्टुटगार्ट में पहली बार तिरंगा झंडा वैश्विक रूप से लहराया था। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो भिकाजी कामा से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। भाई जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था उस समय ब्रिटिश शासक के द्वारा उसको रोकने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भाई कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो सबको पता होगा, हमें भी मालूम है, ये सबको आंसर पता होगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑपरेशन जीरो आवर। यह उस समय की घटना है जब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के पारित हो गया और उसी के बाद के भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई। उसी घोषणा में, उसी आंदोलन की घोषणा में, उसी 8 अगस्त को ही गांधी जी ने करो मरो का नारा लगाया। जब अगली सुबह होती है, 9 अगस्त जब आता है, तो उसी 9 अगस्त की सुबह ही सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर लगाकर वो उसको बड़े बड़े नेताओं को क्या कर दिया गया? तुरंत बंद कर दिया गया। इसीलिए क्या गया, बाद में ये आंदोलन धीरे धीरे जनता के द्वारा स्वतः प्रेरित हो गया आंदोलन। शुरुआत क्या था? शुरुआत किसके साथ था? बड़े बड़े नेताओं कांग्रेस के द्वारा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों के द्वारा किया गया। लेकिन जो मेन चीज आती है इस पे कि उसी के बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में अब जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाल लिया क्योंकि बड़े बड़े नेता ऑलरेडी बंद हो गए थे। ठीक है, तो ऑलरेडी उन्होंने, जनता ने संभाल लिया और इस पे गांधी जी चुपचाप रहे क्योंकि उस समय बहुत संघर्ष भी किया गया।
अभी जो वही गांधी जी जो अहिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर थे, अब यहाँ पे चुप्पी साध के बैठ गए, क्योंकि देख रहे जनता ने स्वयं सब कुछ उठा लिया अपने हाथ में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑपरेशन जीरो आवर। क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 15 अगस्त, सिंपल सा प्रश्न है ये सब तो मान लीजिए आप लोगों के लिए बस हलवा प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आप लोग गलत जरूर करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब जल्दबाजी में रहेंगे तब गलत करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तब गलती होगी, बाकी गलत होने कोई चांस नहीं है। ये कौन थे भाई? 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे जेबी कृपलानी, और आजादी तक भारत की जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या भाई? जेबी कृपलानी। क्लियर हो भैया? कृपलानी ही, बिल्कुल बिल्कुल कृपलानी ही रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मंदसौर प्रशस्ति किससे संबंधित है, किस काल से, और किसने की थी? किसने की थी भाई? मनीषा जी, बिट्टू गोयल जी, प्रवेश जी, बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या आ रहा आंसर? हर्षेन ने, वीरसेन ने, बाणभट्ट ने, वत्सभट्टी ने। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। क्या आंसर आ रहा है भाई? 38 का ए, हर्षेन। भाई अगर हर्षेन की हम बात उठा लेते हैं तो हर्षेन कौन था? जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति किया था ना, प्रयाग प्रशस्ति। ये समुद्रगुप्त के समय की बात हो रही है। वीरसेन की बात करते हैं तो वीरसेन शैव जो थे ये चंद्रगुप्त समय के बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के कार्यकाल के थे। चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के कार्यकाल के थे। कुछ आ रहा? अब आंसर आ रहा भाई, हमको लग रहा है 3 बता ही दिए, एक ही बचा, तो ऑलरेडी आंसर आ ही जाएगा। बिल्कुल डी, बिल्कुल बिल्कुल। बाणभट्ट आपको पता हर्ष के दरबारी कवि थे, हर्ष के दरबारी कवि थे। और मेन जो आंसर आ रहा आपका, जो राइट आंसर बनेगा, वत्सभट्टी। वत्सभट्टी किसके समकालीन थे? किसके समय की बात हो रही है? वत्सभट्टी कुमारगुप्त के शासनकाल के थे। कुमारगुप्त प्रथम, क्या भाई? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में थे। अब समझ में आया, ध्यान में आया? इसी मंदसौर प्रशस्ति में तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? तंतुवाय श्रेणी का मिलता, मतलब रेशम बुनकरों का उल्लेख मिलता है। ठीक भाई? और जो लोग सब्जेक्ट की क्लास लेना चाहते हैं, थोड़ा आप लोग थ्योरी की क्लास जो हम लोग चलाएंगे, आप लोग एक बार उसको SR 9 पे हाथ दीजिए, कितने लोग चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट की क्लास चलाई जाए, थ्योरी की क्लास चलाई जाए। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सेशन आपका चलता रहेगा, ये सेशन आपका चलता रहेगा। आप लोग भी बताइएगा कि थ्योरी की क्लास हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, पूरा प्लान बना हुआ है। आप लोग बताइएगा, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग इच्छुक हों, चलाया जाए, तो उसी आधार पर फिर हम लोग अपना प्लान बना के आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक भाई? थ्योरी की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। जितने लोग चाहते हैं वो लोग फटाफट अपना बताते रहें कमेंट के माध्यम से। बाकी ये आपका डेली चलेगा, प्रैक्टिस सेशन आपका चलता रहेगा। ठीक भैया? और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस आपको ऐप पे मिलेंगे, यूट्यूब पे कम मिल पाए। यूट्यूब पे जो भी क्लास जो रहेगी, कुछ ही क्लास यूट्यूब पे तब मिल पाएंगी। ठीक भैया? टाइमिंग मिल जाएगा, टाइमिंग आपके मिल जाएगा, थोड़ा हम भी डिसाइड कर लेंगे जो टाइम आपके लिए सबके लिए उपयुक्त समय हो। ठीक भैया? इसीलिए तो टाइमिंग नहीं बताए आपको प्रवेश जी, बिल्कुल बताएंगे भाई, इसीलिए पूछा जा रहा है कि पहले भाई देखें कितने लोग इच्छुक हैं, उसके बाद फिर हम लोग कदम बढ़ाते हैं। ठीक भैया? फिर इसको लेकिन आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ऐसा मत सोच लीजिएगा नहीं LT के लिए पूरा, क्योंकि LT के पास अगर समय नहीं बचा है। ठीक भैया ना? बहुत ज्यादा LT के लिए आपको प्रैक्टिस सेशन ही बचा है। यूट्यूब पर भी आएगा, यूट्यूब पर भी आएगा। ठीक भैया? यूट्यूब पर भी आएगा, लेकिन क्या कहते हैं, कुछ क्लास ही आएगी, सारी क्लास यूट्यूब पर हम नहीं डाल सकते। ठीक भैया? चलिए आगे देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने शक शासक मिहिर कुल को बंदी बना लिया था? पहली चीज तो यहाँ पे जो शक शासक लिखा गया इसको काट दीजिए, यहाँ पे हूण शासक है। कौन था भाई? हूण शासक।
हूण शासक। हूण शासक मिहिर कुल को किसने बंदी बना लिया था? प्रश्न आपका यही है। अच्छा प्रश्न है। कौन था भाई? हूण शासक मिहिर कुल किसने बंदी बनाया था? और बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण अपनी माता की सलाह पर उसने मुक्त कर दिया था। ये आंसर तो आपको आता भी होगा। कौन था भाई? नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य गुप्त शासक था, परवर्ती गुप्त शासक था, मुख्य गुप्त शासक से अलग गुप्त शासक था। और इसी ने जो हूण शासक मिहिर कुल को पराजित कर दिया। ये भाग के कश्मीर चला गया। पहले बंदी बना लिया था लेकिन मां के कहने छोड़ दिया और भाग के ये कश्मीर चला गया। लेकिन माना जाता है कि यही सबसे बड़ी भूल इसकी थी, नरसिंहगुप्त की, क्योंकि इसी के बाद फिर मिहिर कुल धीरे धीरे क्या है, भारतीय क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। वहीं से गुप्तों का क्या है, पतन आने लगा। तभी गुप्त के पतन में हूणों का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक भैया, हूणों का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए उपयुक्त कौन सा पद नाम निम्नलिखित में से था? भाई कौन सा जो प्रांतीय राज्यपाल थे, प्रांतों में जो इसको नियुक्त किया जाता है, उसके लिए कौन सी शब्दावली गुप्त काल में प्रयोग की जाती थी? किसके क्या थी भाई? जैसे अगर प्रांतों की बात करें, प्रांत के लिए भुक्ति शब्द आता था। प्रांत के लिए भुक्ति शब्द आता था। अगर प्रांत के लिए भुक्ति शब्द आता था तो ये ही बताना है आपको कि कौन से ऐसा जो इस भुक्ति का प्रमुख कौन था। तो उसके लिए एक शब्द आता था, ध्यान से रखिएगा, उपरिक। उपरिक शब्द आता था। कुमारा माता अधिकारी होते थे उनके। मौर्य काल में कुमार की बात होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ उसके अधिकारी मतलब कुमारा माता उसके अधिकारी होते थे। आईएएस की जैसे आईएएस अधिकारी होते उस तरह होते थे, लेकिन यहाँ पे उपरिक जो होते थे प्रांतों के प्रमुख हुआ करते थे। मंदसौर की रचना भाई वासुल दूसरे हैं भाई, मनीषा जी वासुल दूसरे, वो यशोवर्मन के समय के हैं। ऑप्शन में वासुल नहीं था ना? था आपको ऑप्शन में? भैया ऑप्शन में तो वासुल नहीं रहा होगा भाई, वास नहीं था। देखिए वो यशोवर्मन के समय की बात है। दो स्थान में मंदसौर का उल्लेख मिलता है। चलिए ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना? ये गुप्त काल की बात है क्योंकि ऑप्शन में देखिए वत्सभट्टी है, तो हमको उसको ध्यान में रख के चलना है। चलिए राइट आंसर उपरिक। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी। स्थानीय क्या थी भाई? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानिक जो शब्द लिखा गया वो किसके लिए दिया गया है? ठीक भैया, क्या आ रहा है भाई? 800 ग्रामों का समूह, 800 ग्रामों का समूह। क्या था भाई? स्थानिक 800 ग्रामों का समूह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बता दीजिए। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता भाई? कौन सा ऐसा अभिलेख है? क्योंकि ये सब भी आपके प्रश्न आते रहते हैं, अभिलेख से भी प्रश्न आते हैं अशोक के, इसको भी ध्यान में रखना है। 7वां अभिलेख, दूसरा अभिलेख, 12वां अभिलेख, 13वां अभिलेख। धर्म विजय के बाद कौन करता है? किसमें धर्म विजय का उल्लेख मिलता है? तो 42 में कौन आ रहा है? बहुत सुंदर आंसर आ रहा है एमडी सयाद जी का, बहुत सुंदर आ रहा है भाई आंसर, बहुत अच्छा, गुड। 13वां शिलालेख में, क्योंकि जब कलिंग युद्ध के बाद यह धम्म नीति क्यों अपना लिया, तो वही लिखा गया भेरी घोष से धम्म घोष की बात करता है। ठीक भैया, भेरी घोष से धम्म घोष की बात करता है, तो यहाँ पे यहीं पर उल्लेख मिलता है, धर्म विजय की बात होती है, तो इसी 13वें शिलालेख के अंतर्गत उसका उल्लेख करता है। ठीक भैया, क्लियर हुआ ना? किसी कोई डाउट? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भाई देखिए, प्राचीन काल में जब चलते हैं, जो स्त्रियों की स्थिति क्या थी उसके ऊपर बात हो रही है। स्त्रियों के लिए भी निर्माण की प्राप्ति संभव है, बिछुड़ियों के लिए पृथक मठ का निर्माण, इनमें से कौन सा सही था? प्रश्न यही है। और किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म में स्त्रियों के लिए क्या विचार दिए गए, क्या उनकी बात की गई, वही आपका प्रश्न दिया गया है। तो क्या था पहला कि स्त्रियों के लिए भी निर्माण प्राप्ति संभव की थी उनकी। क्या भाई? बिछुड़ियों के लिए एक पृथक
मठ का निर्माण की बात की गई। तो ध्यान में रखना है, जब यहाँ पे बात करते हैं स्त्रियों को शामिल करने की, तो इसमें गौतमी प्रजापति जो सौतेली माँ महात्मा बुद्ध की थी, उन्होंने विमाता थी, वही क्या है, पहली जो थी बौद्ध संघ में प्रवेश की थी। तो स्त्रियों के लिए उसमें संघ का एक अलग संघ बनाया गया, स्त्रियों के लिए एक अलग संघ निर्माण किया गया, और वही जो संघ था उसमें उनको भी जैसे पुरुषों की तरह निर्माण की प्राप्ति की गई, उसमें भी उनकी भी व्यवस्था की गई। ये माना गया भाई स्त्रियों को भी निर्माण प्राप्त हो सकती है या होगी, ठीक है। और उसी के बाद उनके लिए एक पृथक मठ का भी निर्माण किया गया। तो दोनों आंसर आपके यहाँ पे सही है। क्या भाई, दोनों आंसर सही है, इसका मतलब सी आपका राइट आंसर। क्लियर भैया, डी आपका, सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? ये अच्छा प्रश्न है भाई। देखिए, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर अवशेषों से या उनके जो दंत अवशेष थे, उन अवशेषों को प्राप्त करने के लिए, उन अवशेषों को प्राप्त करके उसके ऊपर स्तूप बनाया गया। और जब उसमें स्तूप की बात करते हैं तो उसमें माना जाता 8 स्थानों की बात हुई थी, ठीक है। अब उसी में से पूछा गया कौन कौन इसमें सम्मिलित थे। तो महास्थान की बात होती, पिपरावा की बात हो, लुम्बिनी की होती, सारनाथ की। लुम्बिनी, सारनाथ, ये सब क्या है, ये अशोक के समय कालीन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, ठीक है। पिपरावा की, यहां जो राइट आंसर आपका क्या है, पिपरावा। राइट आंसर क्या हो भाई, पिपरावा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थे? भाई जब जैन धर्म में महावीर स्वामी ने भिक्षुणी संघ स्थापित किया तो उसका प्रमुख किसे बनाया था? किसे बनाया था भाई? चंदना, खेमा, सुजाता, त्रिशला, किसे बनाया था? गुड गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों का आंसर बहुत अच्छा आ रहा भाई। चंदना को बनाया था। तो चंदना जो थी प्रथम जैन भिक्षुणी थी, और यही जैन जैन संघ की प्रमुख थी, जैन संघ की प्रधान थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक भैया, क्लियर हुआ। चलिए, जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद फिर क्या, जो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक भैया। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, आप लोग अपने मित्रों यारों तक शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लास पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही तो मत करना भाई, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। नहीं पसंद आई क्लास तो मत करना, अगर आपको पसंद आ रही, अच्छी लग रही तब जरूर कर देना, ठीक भैया। सौनक और पैपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? ये आया हुआ भी प्रश्न है, ये आपका एलटीजीआईसी प्रवक्ता का प्रश्न है। देखिए, आए हुए प्रश्न इसलिए ऐड कर देते हैं भाई, आयोग क्या है, अक्सर पैटर्न को उसी कॉपी कर देता है। हो सकता है कुछ प्रश्न कॉपी सेम टू सेम आ जाए, तब क्या करोगे आप? तो कम से कम ये चीज दिमाग में है कि जो आए हुए प्रश्न उसको याद तो है, हमारे दिमाग में है, हमने रिवीजन किया है, इसीलिए उसको ऐड किए। और इस तरह के प्रश्न आपके अक्सर पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा भाई? सौनक और पैपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? क्या आंसर आ रहा है भाई? चारों वेदों की बताना है। अथर्ववेद कौन आ रहा है भाई? ठीक, अथर्ववेद, अथर्ववेद आ रहा है। कभी कभी ऋग्वेद भी पूछ लेता है, ऋग्वेद की शाखा पूछ लेता है। तो ऋग्वेद की शाखा क्या है? वास्कल है, वालखिल्य है, वासल है, वो क्या है, वास्कल है, वालखिल्य है, एक और शाखा कौन सी है? साकल है। कौन सी है? साकल। यजुर्वेद की बात करते हैं तो आपको पता, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद,
ठीक भैया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, और अथर्ववेद क्या आपको पता ही है, अथर्ववेद का राइट आंसर है ही शौनक और पैपलाद, अथर्ववेद की शाखाएं हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका क्या बना यहाँ पे सी। अगला प्रश्न देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? अच्छा प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस, छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? प्रश्न आपका यही है, किससे भाई? फटाफट आंसर दीजिए। किससे है? सामवेद से। सामवेद का वेद है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, बाकी हम लोग जब डिटेल क्लास लेंगे उसमें उन सब पे पूरे वेदों के विषय में, उनके उपनिषदों के विषय में, महत्वपूर्ण कथन के विषय में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक भैया, तो इसके बाद क्या है, आज की क्लास बस यहीं तक। इसके बाद को हमारा कुछ टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को आप स्कैन कर लीजिए, उससे जुड़ जाइए, सारी पीडीएफ जिसको चाहिए आपको उसी टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग आज से क्लास क्या है, ऐप पे स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों की सहमति के अनुसार, जैसा आप लोग चाह रहे हैं, अगर क्या कहते हैं हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो जिसको पढ़ने की इच्छा हो, जो जिसको क्लास लेना है वो आपके आ सकता है। ठीक है, आपका स्वागत रहेगा, हम लोग मिलके साथ मिलके आगामी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए क्या है, अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है भैया, आज की क्लास बस यहीं तक, इसके बाद फिर हम लोग फिर कल फिर सेम टाइम आपसे मिलते हैं। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।